करता हूँ भारत माता से गुजारिश, करता हूँ भारत माता से गुजारिश, हमेशा यही कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी कभी न मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरती पर, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरती पर, या फिर कभी मुझे जिंदगी ही ना मिले। ऐसी ही गुजारिश जो करते हैं उन्हीं से मिलवाती हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवॉर्डी। तो मैं सिर्फ राजनीतिक की बात करूँगी यहाँ पे। मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो आपने लोकसभा उम्मीदवार उतारा है, तो इसने आपने इंडिया गठबंधन को बहुत आसान राह कर दी जीत की। ये आप कह रहे हैं, जनता कह रही है? ये जनता कह रही है। बल्कि मैंने जब मैं इस क्षेत्र में घूमी थी, मैंने सुना था कि आप बहुत मजबूत चेहरा है, और आला कमान से भी इवन मैंने जितना मेरे को सुनने में आया है कि अक्षय कुमार है जो एक्टर है, उन्होंने भी आपके नाम को कहा था कि आप इनको वोट दीजिए, इनको टिकट दीजिए, ये जितवा के लाएंगे ये सीट। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिनके 10 साल के विकास कार्य आज दुनिया में उसका डंका बज रहा है। वोट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पड़नी है। जब इंसान देश के लिए वोट करता है तो उसको एक ही चीज़ दिखती है, देश का भविष्य है, और देश का प्रधान सेवक कौन होगा। तो जब मोदी जी का चेहरा आता है उसके सामने सारे चेहरे फीके पड़ जाते हैं। रही मेरी बात, तो मैंने तो जब पद्मश्री मिला था तभी कह दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे ईश्वर ने बहुत बड़ी एक शक्ति दे दी है, बहुत बड़ी एक इज्जत दे दी है। मैं निगम पार्षद भी 2 बार रह चुका हूँ, MLA भी रह चुका हूँ। आज मुझे सम्मान इतना मिल रहा है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, निश्चित है। लोगों ने मेरा नाम चलाया, उसके लिए शुक्रिया। पार्टी ने चलाया, अक्षय कुमार जी ने चलाया, लेकिन जिनको टिकट दी है पार्टी ने, हर्ष मल्होत्रा जी, वो भी हमारी पार्टी के बहुत ही कर्मठ एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, महासचिव हैं, और 200% भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, हर्ष जी जीतेंगे, और दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर परचम लहराएगा। उसका कारण है कि जो कहा वो करके दिखाया। अगर श्री राम मंदिर का जिक्र करें तो अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था तो पूरा हुआ। जो भी बात उन्होंने कही थी, चाहे वो देश के अंदर परिवहन व्यवस्था की बात, आज अगर कहीं सड़कों की बात आती है तो लोगों के मुंह से एक बात निकलती है कि यार जिस भी सड़क पे चले जाओ रास्ते छोटे हो गए। ट्रेनों की बात करें तो जब हम शताब्दी या अलग अलग जो ट्रेनें चली हैं यहाँ से वैष्णो माता के लिए, ऐसे काम कौन कर सकता है इतनी स्पीड के साथ? 10 साल में जो विकास हुआ है पिछले 65 साल में नहीं हुआ था। इसलिए आप कुछ भी कहें, जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूँ कि दिल्ली की 7 सीटों पे मोदी जी का परचम लहराएगा। चलिए, आपने कहा कि देश में डंका बज रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी खुद बयान दे के आए हैं चीन में, उन्होंने भाषण दिया था कि 2014 से पहले लोग कहते थे हम कहाँ पैदा हो गए, हम कैसे भारत में आ गए। तो क्या ये आत्मगौरव है? और आप ही की भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था भारत के बारे में कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, और इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद अगर कोई हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। तो आत्मगौरव कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी जाके कह के आए हैं कि 2014 से पहले लोग डरते थे, हम कैसे हिंदुस्तान में आ गए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। 1984 का दंगा किसने करवाया? कत्लेआम। सबको पता है कैसे हुआ था कत्लेआम। पार्टीशन के समय में जो हुआ, किस प्रकार से इन्होंने बंटवारा कराया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो हमारे देश का रुख कुछ और ही होता। हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ किया हो पहले 65 साल में, लेकिन वो अपने लिए किया, देश के लिए इतना कुछ नहीं किया उन्होंने। बांटा उन्होंने, जातिवाद में बांटा उन्होंने, एक दूसरे को तोड़ा। 1984 का कत्लेआम इस बात को साबित करता है
कि देश के अंदर उस समय कानून व्यवस्था सारी ठप हो गई थी। अन्यथा एक ही कम्युनिटी को घरों से निकाल निकाल के मारना, देखिए दंगा वो होता है जहाँ पे दो पार्टियां आमने सामने लड़े। ये दंगा नहीं था, यहाँ तो मरने वाले थे, मारने वाले हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी थी मरने वालों में थी, मारने वाले तो पता नहीं कौन कौन लोग थे। तो दैट वाज द कत्लेआम। कराया किसने? कांग्रेस ने करवाया, सरेआम कराया कांग्रेस ने। खड़े होकर इनके नेताओं ने, HKL भगत ने, जगदीश टाइटलर ने, सज्जन कुमार ने, धर्मदास शास्त्री ने, ललित माकन ने, ये लोग वो थे तो सरेआम जो मरवा रहे थे। कमलनाथ ने तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। 2000 आज से मतलब 10 साल पहले जो हो रहा था देश में, वो गलत से ज़्यादा गलत हो रहा था। रोजगार के लिए लोग तड़फ रहे थे। ये कहाँ, ये जितने स्टार्टअप आए हैं कहाँ थे? कोई स्टार्टअप नहीं था, कोई ऐप नहीं थी। आज जो जो चीज़ें करनी चाहिए मोदी जी ने, लोगों ने रुकावट डाली, लेकिन आज उसका फ़ायदा हो रहा है। आज बड़े नोट अगर बंद हुए हैं तो आज जल्दी से 2 नंबर का पैसा छुपा हुआ ही मिलता नहीं है। हर आदमी डरता है यार बंद ना हो जाए, कोई छुपाता नहीं है, उसको बाजार में फेंकता है पैसे को, किसी काम में लगाता है, चाहे इंडस्ट्री में लगाता है, चाहे रोजगार में लगाता है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है, मजाक नहीं है। और मैं तो सीधी सी बात करूँगा, ये रोजगार ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जो कोविड में हुआ, सबने देखा कि कोविड में अमेरिका जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, जहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा दौर आया, करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं वहाँ पे। लेकिन हमारा देश, भारत देश, जहाँ सबसे पहले वैक्सीन आई, इसी कारण यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा दौर नहीं आया। इसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। और दिल्ली के अंदर जो सरकार नारे लगाती थी, बिजली हाफ पानी माफ, वो सांस माफ नहीं दे सकी थी। कोविड के अंदर फेलियर था बिल्कुल। इनके अस्पतालों में PP किटें नहीं थी, ग्लव्स नहीं थे, स्ट्रेचर नहीं थे, व्हीलचेयर नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। एक ही हॉस्पिटल में, जयपुर गोल्डन में 25 लोगों का मर जाना एक रात में, इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर मर जाना ऑक्सीजन की वजह से। वो तो अमित शाह जी, गृह मंत्री, जब सड़क पे उतरे, मिलिट्री उतरी, तो लोग बचे, बाकी सब छोड़ दीजिए कुछ भी। लेकिन जो कोविड ने बचाया है देश को, मैं समझना ये काम ऐतिहासिक हुआ है। ऐसा काम उसके बाद धारा 370 का हटा देना, कुछ सोच भी नहीं सकता था। और मैं तो अपने लिए बात करूँ, अगर हमारी कम्युनिटी के लिए मोदी जी ने जो सोचा, करतारपुर साहब का द्वार को खुलवा देना छोटी बात नहीं थी, सपना था एक, उसको पूरा किया उन्होंने। हमारे गुरुओं के लिए सिक्का निकाल देना, उनकी शताब्दियाँ मनाना, हमारे 4 साहिबजादों को उनका दिवस मनाना और उनकी जीवनी सारी CBSE की किताबों में लाना, ये छोटी बात नहीं है। हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाना कि आप जो बुजुर्ग लोग हैं वो रोपवे से जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते। तो कितने काम हुए, कितने गिनाए आपको, कितने हवाई अड्डे नए बन गए, कितनी ट्रेनें नई चल गई। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा विकास कभी किसी मुल्क में 10 साल के अंदर हो गया हो। हमारा पड़ोसी मुल्क साथ में तो है पाकिस्तान, क्या बना है वहाँ पे बता दीजिए। सुई भी नहीं बनती वहाँ पे। यहाँ चंद्रमा पे जा रहे हैं देखो। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो इन्होंने कर दिया है, इसको दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। और आने वाला ये जो चुनाव है, 400 से ज़्यादा सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के आएंगी। आपने कहा कम्युनिटी, तो कम्युनिटी तो किसान भी है जो कब से बॉर्डर पे खड़ा है। आपने किसान और जवान दोनों को आमने सामने कर दिया। देखिए, किसानों का अपनी डिमांड को मांगना उनका फंडामेंटल राइट है। 14 तारीख को भी तो किसान रामलीला मैदान में आके बैठे हैं, अच्छे तरीके से बैठे हैं। उनका राइट है प्रोटेस्ट करना, उनका राइट है अपनी डिमांड को मनवाना। लेकिन जब पार्लियामेंट चल रहा था, वो राइट टाइम था, उनको आना चाहिए था। ऐसे ही रामलीला ग्राउंड में बैठते, अपनी डिमांड मांगते। लेकिन जब पार्लियामेंट खत्म हो गया, इलेक्शन का समय, नोटिफिकेशन का आ गया, उस समय आप दबाव डाल रहे हैं अगर, तो मुझे लगता है कि वो समय ठीक नहीं था। जिन्होंने भी उनको सलाह दी है वो अच्छी सलाह नहीं दी, क्योंकि सामने फैसला करने वाले भी तो कोई हों। समझिए बात आप। तो उनकी डिमांड, मैं मानता हूँ कि और उनकी डिमांड थी, पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन समय गलत था। थोड़े दिन पहले कर लेते थे, 15 दिन पहले। और मैं आशा रखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उनकी डिमांड को मानते हुए, अभी भी उन्होंने काफ़ी वायदा किया है कि 10 साल तक किसानों को कभी भी रेट के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, MSP के लिए। तो
किसान हमारे देश के लाइफलाइन है, एक अन्नदाता है। पूरी इज्जत दी जा रही है उनको मोदी जी की तरफ से। इज्जत तो पता है कि राम आएंगे तो फूल बिछाएंगे और किसान आएंगे तो इन्होंने कीलें बिछा दी। और आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की, तो जब हमारा देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब बेरोजगारी रेशो था 5.3, आज वो आ गया 8.9। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तब हमारा देश भ्रष्टाचार में 84 नंबर पे था, आज हम आ गए 97 नंबर पे। हम पाकिस्तान से सिर्फ 10 देश पीछे हैं। और एक मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी वर्तमान में नहीं जीते। या तो ये 70 साल पीछे रोते हैं या ये 37 साल आगे जीते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ जितना मोदी जी सोच रहे हैं आगे तक के लिए, वो अपने जीवन के लिए नहीं सोच रहे। उन्होंने तो कुछ अपने लिए कराया बनाया ही नहीं, वो तो तनख्वाह भी नहीं लेते। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के नेता जो इस काल में आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को सौंप रखा है। योगी जी हैं जैसे। अब इसी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कोई बहन बेटी दिन में नहीं निकल सकती थी। आज रात के 2 बजे हमारी बहन बेटी निकलती है, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई बोल जाए। हर बंदा बदमाश था पहले, गाड़ी के ऊपर मोटा मोटा लिख के रखते थे कि हम फलानी पार्टी के बदमाश हैं। आज वो बदमाश सड़क पे दिखता नहीं है, शहर में दिखता नहीं है। ये व्यवस्था लाना बड़ा मुश्किल बात है। और मैं दावे से कहता हूँ कि 80 की 80 सीट यूपी की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ऐसा माहौल बन गया है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग बिजनेस चाहते हैं। सारा पैसा लोगों ने बिजनेस लगाना शुरू कर दिया। यूपी में इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, फिल्म इंडस्ट्री आ गई यूपी के अंदर। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मॉल्स आगे बड़े बड़े। तो ऐसा बदलाव जो इनके दिल में था, जो देश में आया है, आज लोगों ने कश्मीर में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। टूरिज्म बढ़ गया वहाँ पे, उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ गया। बातें करनी, किसी का गलतियाँ निकालनी बहुत आसान बात है, वैसा बनना बड़ा मुश्किल है। ये मैं बता दूँ आपको। अभी जो बातें दिल्ली में करता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बत्ती नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, पता लग गया ना कथनी और करनी का फ़र्क। बंगले के ऊपर ही उन्होंने 80 करोड़ रुपये लगा दिया। 10 गाड़ियों में चलते हैं, 25 सिक्योरिटी वाले रखे हुए हैं, सारा कुछ ले लिया उन्होंने। वैसा झूठ बोलने वाले हमारे मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया कुछ भी कहता रहे, जनता ने वोट मोदी जी को दी है। 15 अगस्त को विवेक जी जो इकोनॉमी एडवाइजरी के चीफ हैं और मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं, उन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस पे कहा है कि संविधान बदलना चाहिए। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी जी 6765 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं और उन्होंने कहा है हम संविधान पे आज भी नहीं आने देंगे, संविधान हमारे लिए सर्वोपर है। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सही है? पैदल चल के कोई देश को बदल देगा ऐसा कोई विज्ञान नहीं कहता है। पैदल चलने वाले व्यक्ति के पास संदेश क्या है, ध्यान से समझिए बात। पैदल चलने वाला व्यक्ति बांट क्या रहा है लोगों को। जिस प्रदेश में जा रहे हैं आप, वहाँ झगड़े हो रहे हैं, वहाँ आपस में आपने लोगों का प्यार खत्म कर दिया, वहाँ दंगे हो रहे हैं। आप आज बहुत ज़्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया है ना, जो आपने पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को बोलना है, वो आप टीवी पे भी बोल सकते हैं, आप मोबाइल पे भी बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी भावना घूमी है पूरे देश के अंदर। कितने लोग जुड़े आपके साथ, कितने आपकी परिस्थिति बढ़ी, इस बात को देखने के लिए आने वाला इलेक्शन बता देगा आपको। एनडीए ही आप, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया, उसने एक सीट नहीं दी आपको। सिंगल सीट भी ममता बनर्जी ने नहीं दी, सारी की सारी पे अपने उसने कैंडिडेट घोषित कर दी है। मायावती आपका साथ नहीं दे रही। ये छोटी बातें नहीं है। ये बातें आज पता लगने लग गई हैं लोगों को। नीतीश जी ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपको साथ कौन दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवसेना आपका साथ नहीं दे रही है। वो दिखावा था, थोड़े दिन चला, लेकिन सबको अपने अपनी पड़ गई। सबको अपने बच्चों के लिए टिकटें चाहिए, अपने पिता के लिए चाहिए, माँ के लिए चाहिए, बहन के लिए चाहिए टिकट। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के घूमने का कोई इतना बड़ा कोई इफेक्ट गया हो। और ठीक है, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तो
कहीं भी कोई जाता है, मोदी जी जाते हैं वहाँ तो करोड़ों लोग होते हैं, बुलाने नहीं पड़ते वहाँ पे, ढोने नहीं पड़ते। यहाँ नहीं, फॉरेन कंट्री में भी, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वहाँ तो करोड़ों लोग आ जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये आ रहा है कि मोदी जी को लोग मिलने आते हैं काम को देख के, खाली नाम को देख के नहीं। उनको लगता है कि यार कोई भी विपदा आती है, हमारे बच्चे फंस गए बाहर, चाहे वो कोविड में फंसे या बाद में फंसे, निकलवा के लाए ना मोदी जी। अफगानिस्तान के सिखों को कौन निकाल के लाया वहाँ से? हमारी सरकार लेके आई निकाल के। आप संविधान पे बात नहीं कर रहे, मैंने आपसे संविधान पे पूछा है। संविधान देखिए, संविधान हमारे देश का कोई ना बदल सका ना बदलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई संविधान हो। बाबा साहेब ने सबको जोड़ने का प्रयास किया था। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को भी डाउन किया था। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उठने नहीं दिया, गायब ही कर दिया। जो भी इस कांग्रेस में बोला, राजेश पायलट बोला चला गया, माधवराव सिंधिया बोला चला गया। किसी को आज ऐसा क्या कारण है कि दिग्गज से दिग्गज नेता भी इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, इनको छोड़ के जा रहे हैं? आपके सामने गुलाम नबी आज़ाद जी चले गए छोड़ के। सारी जिंदगी जो कांग्रेस में रहे थे, राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी जाते जाते वो भी छोड़ के गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि संविधान को ना अब की सरकार बना सकती है ना पहले की सरकार बना सकती है, लेकिन जो अम्बेडकर जी ने लिखा है उसके ऊपर अमल करने का जो काम किया है वो इस 10 साल में हुआ है अमल। पहले अमल नहीं हुआ। जातिवाद इतना बढ़ा दिया इन्होंने कि लोगों को लड़वा दिया, आपस में मरवा दिया इन्होंने। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इन्होंने कानून ही खत्म कर दिया। एक देश के 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक फिल्मी एक्टर ने काला हिरण मारा, उसको कैद, 5000 सिखों का कोई कातिल जेल में नहीं गया। कानून तो एक रखिए ना देश के अंदर। एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक उनका। ये तो अब जाके जब लड़ाई लड़ी, क्योंकि मोदी जी ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है अब इनको जेल भेजेंगे, तो सज्जन कुमार जेल गया ना। और हमारे वकील HS फुल्का जी, जिनकी तारीफ करनी चाहिए हमें, जिन्होंने दब के केस लड़ा और उनको जेल भेजा। जगदीश टाइटलर भी जाएगा, अभी एविडेंस है उनके। तो संविधान को, उस संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको अमल में लाने का काम कांग्रेस ने कहीं नहीं किया। उन्होंने संविधान को बिगाड़ा ही है। कौन सा संविधान कहता है कि आप एक कम्युनिटी के लोगों को मारे? कौन सा संविधान कहता है ये? ऐसे कैसे मार देंगे? कहाँ चली गई थी सरकार आपकी 4 दिन? आफ्टर ऑल मिलिट्री को आना पड़ा, टैंकों को लाना पड़ा, एक दूसरे को लोग, मतलब एक ही कम्युनिटी को लोग काटने लगे चिन्हित कर करके। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा किसी मुल्क के अंदर ऐसा संविधान का सत्यानाश नहीं किया होगा जो कांग्रेस ने किया है। संविधान हमारे लिए ग्रंथ है एक तरीके से। संविधान हमारे लिए एक पूजनीय चीज़ है, क्योंकि वो उसी से हमारा देश चल रहा है ना जी। हम अगर अपने संविधान को ही नहीं मानेंगे, अपने नियमों को नहीं मानेंगे। अब आप देखिए मोदी जी ने क्या करा। 400 कुछ धाराएं ऐसी थी जो नाजायज़ लगी हुई थी संविधान में, पहले अंग्रेजों के टाइम से। हमारे संविधान की नहीं थी, वो हटवा दी सारी इन्होंने। बहुत बढ़िया काम किया। जैसे किसी को भी उठा के जेल में डाल देना, यहाँ तक था अंग्रेजों के टाइम पे तो कि पतंग उड़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, वो हटा दिया संविधान में से। मतलब 400 कुछ ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों की नादिरशाही थी, वो सब हटा दिया इन्होंने। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश से अच्छा संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, उससे अच्छा कोई संविधान हो सकता है। आपने अभी कहा कि एक देश के 2 कानून कैसे हो सकते हैं, फिर मोदी जी के 2 रूप कैसे हो सकते हैं? 2019 में मोदी जी रो रो के मुंबई में भाषण देते थे कि अशोक चौहान वो है जो आदर्श सोसाइटी, जो फौजियों के पैसे खा गए, जो विधवाओं के पैसे खा गए, ये इतना भ्रष्टाचारी है। और आज आप उनके गले में माला डाल रहे हैं। तो फिर ये मोदी जी के कैसे? और आज मोदी जी कहते हैं अशोक चौहान से अच्छा कोई नेता नहीं है। देखिए, ऐसा कहीं मोदी जी ने कहीं नहीं कहा कि बहुत अच्छे हो गए हैं जी वो, या उनका करैक्टर बदल गया है। राजनीति में समय के अनुसार राजनीतिक व्यक्ति को भी पार्टी चेंज करनी पड़ती है, और कई बार पार्टियों को व्यक्ति को लाना पड़ता है वहाँ के हालात को बदलने के लिए। लोहे को काटने के लिए लोहे चाहिए ना जी। वो शिवसेना जिसने तांडव मचाया हुआ था, उन्हीं के परिवार ने तो वहाँ पे बगावत करी। बगावत किसी और ने तो नहीं कराई, उन्हीं के परिवार ने बगावत की। शिंदे जी ने अपना वर्चस्व दिखाया, उनको वो चुनाव चिन्ह भी मिल गया, उनको पार्टी का वर्चस्व भी मिल गया। उसमें मोदी जी ने क्या किया? उनका परिवार आपस में लड़ा, मोदी जी ने नहीं लड़ाया। तो ऐसे लोग
बहुत सारे ऐसे लोग बहुत सारी पार्टियों में जो किसी समय लोग उनको गलत कहते थे, लेकिन समय आने पर उनका साथ लेना पड़ा। वो राजनीतिक बातें हैं। राजनीति कहती है कि लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत होती है, तब लिया जाता है उनको, और अगर वो लोहा ढंग से ना निकले तो उस लोहे को हटा भी दिया जाता है। चलिए अब ना सही, आप कह रहे हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, मगर ये तो पहले एनडीए का हिस्सा थे। कौन? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सब तो एनडीए का हिस्सा थे। तो देखिए, ये आज ये गलत हो गए। देखिए, एनडीए जब बनी थी तो किसी को कुछ नहीं पता था कौन सी पार्टी की डिमांड क्या है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र के हालात और थे, आज हो रहे हैं। पहले यूपी के हालात और थे, आज हो रहे हैं। जितने बड़े बड़े अपने आप को भूमाफिया कहते थे, या बहुत बहुत अपने आप को क्या बोलते थे, बाहुबली कहते थे, वो सब यूपी में नेता थे। कहाँ गए सारे? या तो जेलों में गए, या इनकाउंटर में मारे गए, या वो इलेक्शन से विड्रॉ कर गए। ये समय का बदलाव है। उनको लगा कि अब वो दुकानदारी नहीं चलेगी, कि वो एक जामा पहन के, सफ़ेद कुर्ता पजामा, और वो सत्ता में बैठ के लोगों को लूट खसोट करेंगे, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करेंगे, उनके परिवार को मार देंगे। ऐसा अब नहीं हो सकता है। आपके सामने अब दुबे कांड देख लीजिए, कोई कांड देख लीजिए यूपी के अंदर, जिसने भी बदतमीजी की है उसको उसी तरीके से कुचला गया है। और कानून ये भी कहता है कि जब भी कोई कानून को तोड़ने का प्रयास करे तो उस व्यक्ति को ऐसा हक नहीं मिलना चाहिए। कानून तोड़ने वाले के साथ उसी तरीके से हमें सामने पेश आना चाहिए, ताकि वो हिम्मत ना कर सके कभी आगे आने की। आपके सामने है जो यूपी में होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? बदल दिया ना। आपके नेता, बीजेपी के नेता भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं। ये किसान भाई है, इनको कहते हैं खालिस्तानी। पूछते हैं, कहते हैं इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। ऐसा क्यों? भगत सिंह देश के अभिनेता भी थे, नेता भी थे, हैं और रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह। बीजेपी के किसी नेता ने आज तक उनको आतंकवादी नहीं कहा। सिमरजीत सिंह मान ने कहा सिर्फ। उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि भगत सिंह और उनके परिवार को दुनिया पूजती है। जी बिल्कुल। मान साहब वो शख्स हैं जिनके परिवार से बुजुर्गों ने जनरल ए डायर, जिसने जलियांवाले बाग का हत्याकांड कराया, उसको हरमंदर साहब में बुला के सम्मानित किया था। शॉल दी थी, किरपान दी थी। वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अगर भगत सिंह टेररिस्ट हैं तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, दुर्गा बाबी, फिर सारे आतंकवादी हुए। तो फिर उनके कहने से क्या होता है? कहने दो ना उनको। कौन पूछ रहा है उनको कितने फॉलोअर हैं उनके? भगत सिंह के कितने फॉलोअर लिख लीजिए आप। जाके आप जाइए, आप सोशल मीडिया पे देखिए कि जो आतंकवादी कह रहे हैं उनके फॉलोअर इतने हैं। वो भी उनको पसंद नहीं करते होंगे, वो तो वोटों का मामला है। और जो भगत सिंह के फॉलोअर देखने हैं तो आप चले जाइए पंजाब, हरियाणा, यूपी में एक हर गाड़ी के ऊपर उनका नाम और स्टिकर मिल जाएगा आपको। किसी बीजेपी के लीडर ने आज तक भगत सिंह को आतंकवादी नहीं कहा। वुमेन्स डे तो हर साल आता है, फिर ये 2024 में ही क्यों 100 रुपये कम हुए एलपीजी में? और डीजल पेट्रोल, वैसे तो आप कहते हैं कच्चा तेल महंगा ये वो, मगर ऐन चुनाव से पहले ऐसा कच्चा तेल सस्ता हो जाता है कि आप डीजल पेट्रोल भी सस्ता कर देते हैं। देखिए, ये पैंत जो डाली थी कांग्रेस ने डाली थी। ये इंटरनेशनल रेट होते हैं। देश के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो आज रेट कम कर दे, बढ़ा दे। जब पीछे कच्चा तेल सस्ता होता है तो यहाँ भी सस्ता हो जाता है। हाँ, कुछ स्टेट्स को ये राइट्स हैं कि वो अपना टैक्स कम कर दे, वैट कम कर दे। अब दिल्ली है, दिल्ली नहीं करता काम। ये दिल्ली की सरकार 10 रुपये प्रति लीटर को मारी है। ये चाहें तो जैसे बिजली आप पानी माफ का नारा लगाते हैं, देते दूते नहीं हैं। हमारे लोगों को बिल तो हज़ारों में आ रहे हैं सबके, पता नहीं किसको फ़ायदा दे रहे हैं। अगर कोई स्टेट की सरकार चाहे तो अपना फ़ायदा छोड़ के जनता को फ़ायदा दे सकते हैं। आप झूठ कुछ भी बोल दीजिए, पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री मिलेगा जी। आपको मिलता है फ्री वाईफाई? जवाब दीजिए मेरे को, आप किसको मिलता है फ्री वाईफाई? ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर जो कहा मोदी जी ने कि दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी 35% रेट पे, तो मिल रही हैं। जगह जगह खुल गई हैं दुकानें औषधि के अंदर। अगर उन्होंने कहा कि आपके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मिलेगा, तो मिल रहा है भाई। वो उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में एम्स बनेगा, तो बन रहा है, एम्स बन गया है। उन्होंने कहा कि इतने हवाई अड्डे बनेंगे, बन गए। इतनी ट्रेनें चलेंगी, चल गई। अब और क्या चाहिए आपको? कुछ झूठ नहीं बोला हो ना। फिर भी अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई
100 काम बोले और 10 रह गए तो चल सकता है, लेकिन 100 बोल के केजरीवाल की तरह अगर 90 रह जाए तो वो शक्ल किसको दिखाएंगे, किस मुंह से शक्ल दिखाएंगे अपनी? आटे में हाँ, नमक चल जाएगा, नमक में आटा कहीं नहीं भी चलेगा। झूठ आप बोलते हो उसको कोई लिमिट तो हो। अच्छा। अब इतना बोले, इतना इतना सारा झूठ बोले जा रहे हैं आप, उसको कौन मानेगा भाई? आप राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे या विकास के मुद्दों में? मानवता पे। राम मंदिर भी मानवता का असली रूप है। आज मुस्लिम भाई भी इस बात को मानने लग गए हैं और कहने लग गए हैं कि यार एक जो बहुत बड़ा हम लोगों के बीच में एक दीवार थी, वो कम से कम दीवार खत्म तो हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों की तादाद में वहाँ मुस्लिम भी तो गए मत्था टेकने के लिए, हर कम्युनिटी के लोग गए हैं वहाँ पे। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गुरु नानक देव साहब भी गए थे वहाँ पे, गुरु गोबिंद सिंह साहब भी गए थे, और सबसे पहली FIR अगर किसी के खिलाफ हुई थी तो निहंग सिंहों के खिलाफ हुई थी, उसका भी गुरुद्वारा आज तक वहाँ बना हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। तो वोट भगवान के नाम से थोड़ा मिलेगी, भगवान जी वोट अपने डलवा देंगे। मोदी जी का नया अवतार हुआ है चंदा मामा के रूप में। जिन्होंने उनको चंदा नहीं दिया उन्हें ईडी का धमकी दी, और जिन्होंने उन्हें चंदा दे दिया उनके सारे केस ही गायब हो गए, उनकी फाइलें गायब हो गई। देखिए एक कहावत है बहुत पुरानी, चोर बचाए शोर। जिन्होंने 65 साल तक राज किया, अपना सब कुछ बनाया उन्होंने, हर स्टेट में उनके खुद के मकान, खुद की बिल्डिंगें, खुद की अखबार, उनकी बिल्डिंगें आपके सामने ITO पे कितनी, और वो खरबों रुपए की बिल्डिंगें हैं। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं बनाया था, अपने जवाई के लिए उन्होंने पूरे हरियाणा के किसानों की ज़मीनें खरीद ली, इतने से दाम में, इतना दाम था इतने में खरीदी। वो सारी चीज़ें जब सामने आई तो ईडी ने तो अपना रोल निभाना ही था भाई। अब आप कहोगे जी दिल्ली के मंत्रियों को अंदर क्यों कर दिया, तो शराब घोटाला किसने किया? अब ठेके बंद क्यों हो गए, रूल चेंज कैसे हो गए, एक बोतल के साथ 3 बोतलें फ्री कैसे मिल रही थी दिल्ली में? समझिए बात आप, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए उल्टा सीधा बोलते हैं। ईडी, CBI, इनकम टैक्स ये बिना एविडेंस के किसी को तंग नहीं कर सकते हैं, किसी को नोटिस नहीं दे सकते हैं, समझ लीजिए बात आप। और जो वो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही जांच कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो छूट जाएंगे, और निकलेगा तो नहीं छूटेंगे, निश्चित है ये बात। ये चोर बचाए शोर वाला काम हो रहा है। जिन कांग्रेस के लोगों के ऊपर रेट बढ़ी है, खरबों रुपए का जिनके पास सामान निकला है, बिल्डिंगें निकली हैं, उनके ऊपर तो रेट पड़नी है। कानपुर में एक ही व्यक्ति के घर में से 500 करोड़ रुपया निकला था कैश। तो किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन अंदर गया वो, छोड़ा नहीं, उसको बख्शा नहीं उन्होंने, वो अंदर जाएगा। इसी प्रकार जो लोग ये शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, एक भी बार नहीं आएगा इनमें से, अगर एविडेंस मिलते चले गए तो। इसी प्रकार सब एविडेंस मिल गए हैं इनको। इसलिए बिना बात के टारगेट बनाना प्रधानमंत्री जी को, और खासकर वो भी उस समय जब देश का चुनाव आ रहा है और बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है देश के अंदर। आज आपको जल्दी से कोई बच्चा ये नहीं कहता मिलेगा मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने काम मिल गए। एक छोटे से मोबाइल से भी लोग अपना काम चला रहे हैं, घर बैठ के चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं। ऑनलाइन चलाने का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, मतलब है कि लाख रुपये महीना तो वैसे ही बचा लिया उन्होंने। आज को दफ्तर लेते हैं तो 40,000 रुपये का चाहिए, वहाँ पे एक सर्वेंट भी चाहिए, वहाँ पे बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ चाहिए, सब कुछ बच गया, वो घर से चल रहा है। तो लाख रुपये महीना तो उसने यही कमा लिया जी। इसलिए ये सोच बहुत बड़ी सोच है। जो छोटी सोच के लोग हैं वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में उनको समझ आ जाएगा। चुनाव का रिजल्ट आने दो, 400 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, लोगों को दिख जाएगा ये आर पार की। हो सकता है इससे भी कहीं गुना ज़्यादा आ जाए, क्योंकि और कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, लोगों को कुछ नहीं दिख रहा सामने, सिर्फ उनको प्रोग्रेस दिख रही है, हमारा विकास दिख रहा है। मैं आपकी सेवा दल की बात करना चाहती हूँ। तो 27 साल हो गए आपको सेवा दल खोले, तो इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने लोगों को प्यार पाया। एक बहुत छोटे स्तर से शुरू करके आज राष्ट्रीय स्तर तक शहीद भगत सिंह सेवा दल का नाम गया, और मुझे वो चीज़ मिली है जिसके लिए लोग तरसते हैं। वो मिला मुझे तिरंगा। मुझे मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है।
और पद्मश्री के बाद प्रोटोकॉल में रहते हुए अगर मैं जाता हूँ तो तिरंगे में जाऊँगा, इससे बड़ी तो कोई शान की बात हो ही नहीं सकती है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये पद्मश्री मुझे नहीं मिला है, ये मेरे कार्यकर्ताओं को मिला है, मेरे ड्राइवरों को मिला है, मेरे परिवार को मिला है, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है, जिनकी मेहनत के कारण मैं ये काम कर सका। जहाँ तक खोने की बात है, मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं खोई है, लेकिन मैंने समय बहुत खोया है इसमें। जो समय मुझे परिवार को, बच्चों को देना चाहिए था, वो मैंने अपने जीवन का सारा समय समाज सेवा में लगाया। मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में रह जाती है बात कि मैं भी तो, बच्चे भी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करते थे, परिवार भी एक्सपेक्ट करता था, लेकिन लोग जब हिल स्टेशन पे घूमने जाते थे, मैं शमशान घाट में रहता था, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कभी हिल स्टेशन भी नहीं गया आज तक। तो यही शायद एक कारण था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया, क्योंकि छोटी उम्र में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे बच्चे दोनों आज पढ़ लिख के एक अच्छे होनहार बच्चे बने हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं बचा हुआ जीवन पूरा देश के लिए लगाना चाहता हूँ। किसी प्रकार का कोई इलेक्शन लड़ने का मेरे को मूड नहीं है। पद्मश्री मेरे लिए एक मेडल का मैं जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जिम्मेदारी ये है कि कभी भी देश के ऊपर कोई आपदा आएगी, जितेंद्र सिंह शंटी खड़ा मिलेगा, टीम समेत खड़ा मिलेगा, मेरा परिवार यही कहेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो ये थे जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवॉर्डी, प्रेसिडेंट शहीद भगत सिंह सेवा दल। और हम आगे भी कामना करेंगे कि ये देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। जय हिंद, जय भारत।